नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, जो मेरे इस YouTube चैनल होशियार सर की इस हिस्ट्री क्लास को देख रही हैं, उनका मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास की, जहां पर हमने प्राचीन भारत के इतिहास के कई महत्वपूर्ण टॉपिकों पे चर्चा की, जैसे कि सिंधु सभ्यता, वैदिक या आर्य सभ्यता, 16 महाजनपद, मौर्योत्तर काल, उसके बाद में गुप्तोत्तर काल, उसके बाद में दक्षिण भारत के कई महत्वपूर्ण राज्य या राजवंशों के ऊपर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक पे, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से ही संबंधित है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की सामाजिक की जो बुक है, उसका पहला लेसन है, उसका ये अंतिम चैप्टर है, जो कि बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि शक, हूण एवं कुषाण जो विदेशी भारत पर आए, आक्रमण किया और यहाँ पर शासन भी किया, इसलिए इस टॉपिक का नाम हो गया बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। कहने का मतलब वो यहाँ पर रह करके भारतीय समाज संस्कृति में भी घुल मिल गई। तो आज उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहले दोस्तों हम देख सकते हैं विदेशी आक्रमण कहा जाता है कि उत्तर पश्चिम से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। इनमें सबसे पहले आक्रांता थे विक्टोरिया के ग्रीक यूनानी, जिन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन कहा गया है। कहने का मतलब सबसे पहले अगर भारत में कोई आते हैं तो यूनानी आते हैं। विदेशी आक्रमणकारी कौन होते हैं? यूनानी होते हैं। माना जाता है कि भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को है। डेमेट्रियस प्रथम को है, जो कि कहा जाता है कि इसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ क्षेत्रों को जीत करके और साकल, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, साकल को अपनी राजधानी बनाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो याद रखना डेमेट्रियस प्रथम को, लगभग 183 ईसा पूर्व की ये बात है। उसके बाद में हम देखते हैं बाह्य आक्रमण किन किन जातियों ने, किन किन वंशों ने किया, उसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। और ये मानो कि 10वीं के सिलेबस में इन तीन का ही है। तो रिट के अंदर कहा जाता है ना कि 10वीं तक की बुकों का ही सिलेबस आता है। तो शक, हूण और कुषाण, याद रखना, शक, हूण और कुषाण, ये तीन महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शक जो जाति कह दो भारत में आई और शासन किया। शक है वो मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी। याद रखना, मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी, जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान पर अधिकार कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि यहाँ से शक बोलन दरे, ये याद रखना है, बोलन दरे से होकर लगभग 71 ईसा पूर्व में भारत आ गए। कहने का मतलब भारत में प्रवेश कर लिया। ऐसा भी माना जाता है कि कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमण का उल्लेख भी मिलता है। रामायण एवं महाभारत में शक बस्तियों को कंबोजों और यवनों के साथ रखा गया है। कहने का मतलब शक का उल्लेख हमें प्राचीन साहित्य में भी मिलता है।
उसके बाद में कहा जाता है सिंध प्रदेश को जीतकर उन्होंने सौराष्ट्र और महाराष्ट्र जो क्षेत्र है में शक शासन की स्थापना की और कालांतर में वे अवंती सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गई। कहने का मतलब उन्होंने सिंध प्रदेश को जीतकर और उन्होंने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की और उसके बाद में कहा जाता है कि मुद्राओं और लेखों से स्पष्ट है कि इनकी एक शाखा ने उत्तरापथ और मथुरा में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और कालांतर में वे अवंती सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में फैल गए, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में कहा जाता है कि भारतीय स्रोतों में शकों को सीथियन ये भी महत्वपूर्ण है, सीथियन नाम दिया गया है। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। ये महत्वपूर्ण बात है कि भारत में अपने आप को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। भारत में शक शासकों की 2 शाखाएं हो गई थी। भारत में कितनी? 2 शाखाएं ही मानी गई है भारत में। जबकि कहा जाता है कि पहली तो थी उत्तरी क्षत्रप, पहले तो कौन थे? उत्तरी, और दूसरे पश्चिमी। ये दोनों शाखाएं जरूर याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो कि उत्तरी क्षत्रप थे, जो तक्षशिला व मथुरा के थे। ये कहाँ के थे? तक्षशिला और मथुरा के थे। तक्षशिला में मावेज एवं एजेज प्रमुख शासक थे। ये प्रमुख शासकों के नाम है तक्षशिला के उस समय शक शासक प्रमुख शासक थे, जिनकी शक्ति का विनाश पल्लवों के द्वारा हुआ था। तक्षशिला के जो शक शासक थे उनका विनाश या पतन किस वंश के द्वारा? तो पल्लव वंश के द्वारा हुआ था, याद रखना। केवल किसके? तक्षशिला। जबकि मथुरा में हमामस, कौन था? हमामस एवं हैगान, ये 2 शासक है, याद रखना। प्रमुख शासक थे कहाँ पे? मथुरा। वो तक्षशिला के थे, ये मथुरा के शासक थे, जिनकी शक्ति का विनाश, इनका पतन विनाश है वो कुषाणों के द्वारा हुआ था, जबकि उनका पल्लवों के द्वारा आया। दोस्तों समझ में, यहाँ पर तक्षशिला के अलग है और मथुरा के अलग हैं, लेकिन उत्तरी क्षत्रप हैं, ये उत्तरी क्षत्रप कहलाई हैं। उसके बाद में पश्चिमी क्षत्रप जो नासिक व उज्जैन के थे। यहाँ पर भी 2 है, जैसे वहाँ तक्षशिला और मथुरा थे उत्तर में, तो वहीं पश्चिम में नासिक और उज्जैन के थे। पश्चिमी क्षत्रपों में छतरात वंश जो कि कहाँ? नासिक का भूमक व नहपान, ये 2 शासक हुए हैं, याद रखना। नासिक में, कहाँ पे? नासिक वाले में। जबकि कादम्बक वंश जो कि कहाँ? उज्जैन का कौन था? चेष्टन और उसका पुत्र था रुद्रदामन प्रथम। ये प्रसिद्ध शासक हुए थे। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम बताए गए हैं। जबकि कहा जाता है कि भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम। सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम, जो कि 130 से 150 ईस्वी तक शासन करेगा। ये प्रसिद्ध शासक हुआ था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है सुदर्शन झील, जो हमने दोस्तों पीछे के वीडियो में चर्चा भी की थी। सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, जीर्णोद्वार करवाया था। किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। इस वंश शक वंश, कौन सा वंश दोस्तों? शक। इस वंश शक का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। ये भी याद रखना है, अंतिम शासक। तो ये हमने पहली जाति, पहला जो वंश हम कह सकते हैं विदेशी आक्रमणकारी जो भारत में आते हैं और शासन करते हैं भारत के अंदर। उसके बाद में नंबर 2 हूण।
हूण, ये भी महत्वपूर्ण है। इन्होंने भी भारत के ऊपर आक्रमण किया और उसके बाद में भारत पर शासन भी किया। भारत पर शासन भी किया था हूणों ने भारत के ऊपर शासन भी किया था। हूण मध्य एशिया, ये भी कहाँ के थे? मध्य एशिया की एक खाना बदोश और बर्बर जाति थी, जिसने शकों की भांति भारत में प्रवेश किया था, ऐसा माना जाता है। शकों की भांति ही भारतवर्ष में उत्तर पश्चिम सीमा की ओर से प्रवेश किया था। ये भी याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत पर विदेशी जो आक्रमण हुए हैं वो कौन सी दिशा से हुए? उत्तर पश्चिम से। यहाँ से ही आई हैं जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया या ये कहो भारत के ऊपर शासन किया। उसके बाद में ये दैत्य भी पुकारे जाते हैं, इन्हें मलेच्छ भी कहा गया है। दैत्य भी या मलेच्छ भी कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। सर्वप्रथम 458 ईस्वी के लगभग स्कंदगुप्त वंश का शासक, जो अंतिम प्रतापी शासक था गुप्त वंश का, स्कंदगुप्त के समय इनका आक्रमण हुआ। वैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के समय ही हूणों ने अपना पहला आक्रमण कर दिया, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि स्कंदगुप्त के समय इन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। उसके बाद में कहा जाता है जिसमें उनकी पराजय हुई, स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा दिया। तभी तो हूणों के ऊपर विजेता करने वाला शासक कौन था? गुप्त वंश का स्कंदगुप्त था। कालांतर में समय बीतने के बाद, कुछ समय के बाद तोरमान नामक सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर अधिकार किया, क्योंकि कहा जाता है ना कि स्कंदगुप्त के बाद कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ था, कोई योग्य शासक उत्तराधिकारी नहीं हुआ था। तब कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर अधिकार कर लिया हूणों ने। पंजाब, राजपुताना, जो कि राजस्थान का प्राचीन नाम राजपुताना, सिंध और मालवा पर अधिकार कर किसने? याद रखना, जो कि तोरमान प्रसिद्ध शासक था हूण वंश का। किसका? हूण वंश का। उसके बाद में इसने अधिकार कर महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी, ऐसा माना जाता है। महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। उसके बाद तोरमान के बाद उसका पुत्र महिरकुल, ये भी हूण वंश का प्रसिद्ध शासक था। शासक बना 510 ईस्वी में। कब? 510 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कहा जाता है कि इसने सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। किसको? सियालकोट को अपनी राजधानी भी बनाया था। और बौद्ध भिक्षुओं से महिरकुल गणना करता था। क्या करता था? महिरकुल की कहने के लोग को बहुत ज़्यादा गणना थी। उसने अनेक मठों एवं स्तूपों को नष्ट किया था और मालवा शासक यशोधर्मा ने इसे पराजित किया। पराजित होने के बाद यह कश्मीर चला गया और कश्मीर में अपना राज्य कायम किया। हूण के आक्रमण के कारण ही कहा जाता है कि हूणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और उसके बाद में राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और देश पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। तो ये था नंबर 2, हूण, विदेशी आक्रमण। आज दोस्तों हम बात करें बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। शक, हूण और कुषाण, 3 विदेशी जो जातियां कह दो, वंश कह दो, जिन्होंने भारत के ऊपर राज किया था। उसके बाद में नंबर 3 कुषाण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुषाणों को सूची या तो चेरियन भी कहा जाता है। यूची कबीला 5 भागों में बंट गया था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भाग पर शासन किया था माना जाता है और कहा जाता है कि इसके
तीन प्रमुख शासक हुए थे। नंबर 1 कुजुल कैडफिसस प्रथम, कुजुल कैडफिसस प्रथम 1500 ईस्वी से 65 ईस्वी, 15 ईस्वी से 65, 1500 नहीं केवल 15 ईस्वी से 65 ईस्वी। दूसरा हुआ था विम कैडफिस द्वितीय, जो इसका प्रतापी शासक था। विम कैडफिस द्वितीय 65 से 75 ईस्वी। जो कि इसके एक महत्वपूर्ण बात है जो नोट करना है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कैडफिस द्वितीय ने ही चलाए थे, ऐसा माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस शासक ने चलाए थे। तो याद रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कैडफिस द्वितीय ने ही चलाए थे। उसके बाद में नंबर 3 कनिष्क, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी महान शासक कनिष्क, ये भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है। इस वंश किसका, कुषाण वंश का महानतम शासक था, ऐसा माना जाता है कि महानतम शासक था। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर, जिसे पुरुषपुर कहा जाता था पहले, पेशावर, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कनिष्क की पहली राजधानी पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा। दूसरी राजधानी कौन सी थी, मथुरा थी, याद रखना। पहली तो कौन सी होगी, पेशावर, और दूसरी मथुरा। कनिष्क के समय कहा जाता है कि कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था, ऐसा माना जाता है। कनिष्क के राज दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, ये तो बौद्ध विचारक थे, पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जो कि गणितज्ञ तथा चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। कहने का लव, इसके दरबार में कई विद्वानों को राजश्रेय या संरक्षण प्राप्त था। याद रखना, पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष बौद्ध विचारक किस राजा के दरबार में थे। नागार्जुन गणितज्ञ किस राजा शासक के दरबार में थे। चरक जो चिकित्सक था वो किसके दरबार में विद्यमान था। तो याद रखना, कनिष्क, किसके, कनिष्क। उसके बाद में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में ही हुआ था। कहने का मतलब बौद्ध धर्म जो हीनयान और महायान दो शाखाओं में बटा था, तो कहते कि महायान शाखा का अभ्युदय और प्रचार कनिष्क के समय में ही हुआ था। इसने 78 ईस्वी में एक सम्मत चलाया जो शक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शक सम्मत कहलाता है। आज भी यह सम्मत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कहने के लिए भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय, हमारे भारत देश का राष्ट्रीय सम्मत कौन सा है, विक्रम नहीं है, शक सम्मत है। और किसने चलाया था, याद रखना, ये चलाया गया था कनिष्क, कुषाण वंश का महानतम शासक। इसके बाद में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके समय में कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व, कुछ बुकों में याद रखना जो कि वसुमित्र भी दे रखा है, जो कि पार्श्व की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। कौन सी, चौथी बौद्ध संगीति संपन्न हुई थी। सभा कह दो, सम्मेलन कह दो, बौद्ध धर्म का। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही। इस समय रोम से व्यापार हुआ, ये मानो इस समय रोम से ज्यादा व्यापार हुआ, ऐसा माना जाता है, जो भारत के लिए काफी लाभप्रद स्थिति में था, जिससे भारत में आर्थिक समृद्धि आई थी।
आर्थिक समृद्धि आई थी, ऐसा माना जाता है। कहा भी जाता है कि एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है, वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। एक प्रतिमा में उसने घुटने तक चोगा और ये मानो कि भारी बूट पहने हुए दिखाया गया है। कहने के अलावा कनिष्क की कई मूर्तियां, सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति भी अंकित है, जो कि कहाँ मिली है? महास्थान बोगरा में मिली है ये प्रतिमा। तो कहने के अलावा कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था, महानतम शासक था। तो ये भी बाह्य आक्रमण जो कि भारत पर होता है और उसके बाद में यहीं पर उन्होंने शासन कार्य शुरू कर दिया। तो हमने आज 3 विदेशी आक्रमणकारी वंश कह दो, जातियां कह दो, या बाह्य आक्रमण करने वाली 3 जातियां, 3 वंशों के बारे में देखा, शक, हूण और कुषाण। उसके बाद में एक छोटा सा इन्हीं से जुड़ा हुआ टॉपिक है आत्मसातीकरण। ये देखो आत्मसातीकरण क्या होता है। तो याद रखना, शक, हूण एवं कुषाण विदेशी जातियां थी। ये तो हमने देखा, तीनों ही विदेशी जातियां थी, लेकिन इन्होंने शासन तो किया, परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण भी हो गया, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीयों की उदार प्रवृत्ति के कारण ये बर्बर जो कबीलाई जातियां थी, इनमें ये मानो कि बर्बर कबीलाई जो जातियां थी, जो कि हमारे भारतीय समाज का अंग बन गई, भारतीय समाज का अंग बन गई। भारतीयों की उदारता देख करके, भारतीयों की सभ्यता, संस्कृति, समाज देख करके, और हमारे में ही घुल मिल गए थे, हमारे में ही घुल मिल गए। जैसे कहा जाता है कि कुषाण शासकों में तो वैदिक धर्म पालन एवं शैव मत की निष्ठा सर्वमान्य रही है। कहने के अलावा कुषाण शासकों ने वैदिक धर्म व शैव मत को मानना शुरू कर दिया था, क्योंकि भारतीय संस्कृति समाज ऐसा ही है, तभी तो इसे विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है, विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। क्योंकि जैसे मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो कि उन्होंने कहा है कि यूनान रोमान सब मिट गए जहां से, कि यूनान और रोमान जैसी सभ्यता संस्कृति जहां संसार से मिट गई, लेकिन कुछ हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी जहां से, कि भारतीय संस्कृति आज भी अक्षुण बनी हुई है, निरंतरता ली हुई है। कहने के अलावा यूनान रोमान सब मिट गए जहां से, कुछ हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी जहां से, कि भारतीय संस्कृति में ही उन्होंने आत्मसातीकरण कर लिया। जो कि विदेशी जातियां थी, बर्बर जातियां थी, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई। कहा जाता है कि यहाँ तक कनिष्क द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा, कनिष्क के द्वारा की गई बौद्ध धर्म की सेवा तो उसे भारत में महान राजाओं में अधिष्ठित करती है, महान राजाओं में गिनती होती है कनिष्क की। किसके कारण? बौद्ध धर्म की सेवा के कारण, बौद्ध धर्म की सेवा के कारण। कहने का मतलब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आत्मसातीकरण का अर्थ है कि विदेशी जातियां भारत में आई, आक्रमण किया, यहाँ पे शासन करने लगी, और उसके बाद में भारतीय संस्कृति और समाज में ही घुल मिल गई, भारतीय संस्कृति और समाज को ही बढ़ावा देने लगी, भारतीय समाज और संस्कृति को ही अपना लिया। क्योंकि भारत की सभ्यता, संस्कृति, समाज अक्षुण है, आज भी निरंतरता है, स्थायित्व है, सही सुनता है। ऐसी कई प्रमुख विशेषता भारतीय समाज और संस्कृति में देखने को मिलती है। आज देख लो, वर्तमान दौर में ही
वर्तमान दौर में ही जो कोरोना वैश्विक महामारी है उसके अंदर विश्व ने घुटने टेक दिए हैं। विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां जैसे कि अमेरिका, इटली, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड, चीन, जबकि भारत आज भी उसका डट कर सामना कर रहा है और जीतेगा भारत। कोरोना से भारत जीतेगा, जो 130 करोड़ की आबादी वाला जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये मानो आज कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन जीत पक्की होगी भारत की, क्योंकि भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। इसीलिए तो कहा जाता है कि शक, हूण एवं कुषाण विदेशी जातियां तो थी, लेकिन इन्होंने शासन तो किया, परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज एवं संस्कृति में आत्मसातीकरण भी हो गया। भारत में घुल मिल गए, भारतीय संस्कृति और समाज को बढ़ावा देने लगे। तो दोस्तों, आज हमने बात की बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण की, जो कि 10वीं, जो मैंने पहले भी चर्चा की है कि 10वीं की सामाजिक बुक का जो पहला लेसन है, ये मानो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दक्षिण भारत के जो शासनीय राज्य हुए हैं, और उसके बाद में विदेशी बाह्य आक्रमण हमने देखे, और उसके बाद में आत्मसातीकरण का अर्थ क्या होता है ये हमने देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, संभवतः हमारे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आज कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत काल की, कहने का मतलब कि मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है वो शुरू करेंगे हम अगले वीडियो में। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। इसी के साथ जो ये वीडियो देखा है उन सभी दोस्तों को, युवा साथियों को, प्रिय विद्यार्थियों को मेरा ये मानो कि प्यार भरा नमस्कार भी है, और इसी के साथ धन्यवाद।